भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिनको रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले भारतीय संवैधानिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण चरण जो है वो पहला चरण है रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 का है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दोस्तों कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और अगर प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की बात करें तो दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा लागू किया गया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के इस पर आधारित था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, जो कि 1919 के अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। दोस्तों, भारत में जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम रहा उसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919, देखिए इसके द्वारा भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों, भारत की विधान पालिका को पहली बार द्विसदनात्मक कब बनाया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। और अगला है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना के रूप में संघीय शासन की व्यवस्था प्रस्तुत की गई थी। और देखिए सबसे पहले क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा या संविधान सभा के गठन का जो विचार है जिसके द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करना था वो क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा लाया गया था। और दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 की है, इसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। और 9 दिसंबर 1946 ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान निर्मात्री सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना था। दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव, देखिए संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और इसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। और भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो ये 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और भारतीय संविधान निर्माण में जो ये समय लगा था उस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए थे। कुछ महत्वपूर्ण समितियां और उनके अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और सबसे महत्वपूर्ण समिति जो संविधान सभा की थी प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय BN राव यानी बेनेगल नरसिंह राव दोस्तों इनको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान सभा में अगर महिला सदस्यों की बात करें तो कितनी महिला सदस्य थीं? 15 महिला सदस्य थीं संविधान सभा में। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन में सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया था। आइए देख लेते हैं दोस्तों अंतरिम मंत्रिमंडल और इसके सदस्यों के बारे में। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल का प्रमुख चुना गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय था। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, जान मथाई उद्योग और आपूर्ति मंत्री, आसफ अली रेल मंत्री, और देखिए जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय, लियाकत अली के पास वित्त मंत्रालय, जोगेंद्र नाथ मंडल दोस्तों ये विधि मंत्री थे, और सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
कृषि और खाद्य मंत्री थे। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष भी थे। और देखिए 26 नवंबर 1949 ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। संविधान सभा द्वारा दोस्तों 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। राष्ट्रगान जो जनगण मन है हमारा, इसको गाने का समय लगभग 52 सेकंड है। और भारत शासन द्वारा राज्य चिन्ह जिसको स्टेट एम्ब्लेम कहा जाता है दोस्तों, इसको 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। और भारत का राजकीय चिन्ह सारनाथ में जो वाराणसी के पास स्थित है, वहाँ के अशोक के सिंह स्तंभ की जो है अनुकृति है, जो कि भारत का राज्य चिन्ह या राजकीय चिन्ह है। दोस्तों, भारतीय संविधान पर जो है विदेशी संविधान या विदेशी शासन का प्रभाव भी रहा है और भारत के संविधान में कई सारे प्रावधान विदेशों के संविधान से लिए गए हैं। देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है। और आप जानते हैं ब्रिटेन में दोस्तों, ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता को अपनाया गया है, जबकि भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। और भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जिसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है दोस्तों, इसकी संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। और भारत की संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान में ग्रेट ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। और भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्यों का विचार पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत के संविधान में आपात उपबंध की संकल्पना जर्मनी के संविधान से ली गई है। और भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है, इसका प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देख लेते हैं एक बॉक्स या चार्ट के माध्यम से हम भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका से जानते हैं क्या क्या चीज़ें ली गई हैं संविधान में। तो दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया और विधि, और वित्तीय आपात, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ब्रिटेन के संविधान से याद रखिएगा संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि का शासन और संसदीय विशेषाधिकार दोस्तों, ये ब्रिटेन के संविधान से अपने यानी भारत के संविधान में ग्रहण किए गए हैं। इसके अलावा देखा जाए आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, ये सभी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी के संविधान से आपात के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, ये जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई हैं। और दोस्तों, भारत की संघात्मक विशेषताएं कनाडा से ली गई हैं। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया और संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान ये दक्षिण अफ्रीका से, और मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान सोवियत संघ रूस से, और दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। आइए संविधान की प्रस्तावना पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, प्रस्तावना का गणतंत्र शब्द ये स्पष्ट करता है कि भारत में राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति वंशानुगत रूप से न होकर निर्वाचित होगा, और ये स्थिति यानी गणतंत्र और राजतंत्र परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं। राजतंत्र में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है
वो वंशानुगत पद होता है, जबकि गणतंत्र में राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। दोस्तों, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पूरी तरह शामिल किया गया है और भारतीय संविधान को प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का अधिकार दिलाना है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत तथा इंडिया दोनों नाम उल्लिखित हैं और भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक गणराज्य प्रणाली को अपनाया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका में अब तक केवल एक बार 1976 में संशोधन हुआ है और ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। याद रखिएगा इन शब्दों को, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। दोस्तों, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्रधान किसके पास है? ये प्रधानमंत्री के पास होता है और जो नाम मात्र की कार्यपालिका है या कार्यकारी होता है वो राष्ट्रपति होता है। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग यानी भारत की जनता है और धर्मनिरपेक्ष राज्य वो राज्य होता है जिसका अपना कोई धर्म ना हो। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श उद्देशिका में परिलक्षित और प्रतिबिंबित होते हैं। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। आइए संविधान के प्रमुख भागों के बारे में और उनसे संबंधित विषयों को देख लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में उपबंध करता है। भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है और भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। 4 का मूल कर्तव्य, भाग 5 में संघ और भाग 5 के अध्याय 1 में कार्यपालिका, अध्याय 2 में संसद और अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका, अध्याय 5 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अध्याय 6 में राज्य और अध्याय 7 में दोस्तों भाग 7 में देखिए ये भाग 6 में राज्यों से संबंधित उपबंध, भाग 7 के प्रथम अनुसूची के भाग ख राज्य निर्दिष्ट कर दिए गए हैं। भारतीय संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है और 9वां भाग ये पंचायतों से संबंधित है। भाग 9 का न्यायपालिकाओं से संबंधित है। अगर हम संविधान के भाग 10 की बात करें तो भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन है। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है। संविधान का भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से। दोस्तों, भाग 14 का अधिकरण देखिए अधिकरण से संबंधित है। भाग 15 निर्वाचन से। 16 ये कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 राजभाषा। 18 यानी भारतीय संविधान का भाग 18 इमरजेंसी प्रोविजंस यानी आपातकालीन उपबंध। भाग 19 प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस है और संविधान में संशोधन ये भाग 20 में उपबंध है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध हैं और संविधान के भाग 22 में दोस्तों यहाँ पर देखिए संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन दिया गया है। आइए देखते हैं भारतीय संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियां। देखिए, भारतीय संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं और वर्तमान में अनुसूचियां बढ़कर 12 हो गई हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा शामिल की गई थी। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है और ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। देखिए, शिक्षा, विद्युत और वन, आर्थिक नियोजन ये सभी समवर्ती सूची में शामिल हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। संघ सूची पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची पर राज्यों को, जबकि समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है।
दोस्तों कृषि, पंचायती राज, भूमि सुधार और पुलिस ये राज्य सूची में शामिल हैं और जनगणना, रक्षा, रेलवे, बीमा, वैदेशिक मामले ये संघ सूची के महत्वपूर्ण विषय हैं। दोस्तों भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया है। लेकिन यदि प्रश्न पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में संविधान का हृदय और आत्मा क्या है, तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। आइए देखते हैं भारतीय शासन प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों भारत में राजनीतिक सत्ता का मुख्य स्रोत संसद है। आइए देखते हैं राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में। दोस्तों नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद में निहित है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट है और भारत में दोस्तों संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संघ राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज। पहली अनुसूची में निर्दिष्ट संघ की इकाइयों को राज्य कहा जाता है और भारत के राज्य क्षेत्र को 3 भागों राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और सरकार द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्र में विभाजित किया गया है। संविधान में अगर राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की बात करी जाए तो संविधान में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद को है और भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश देने का अधिकार भी संसद के पास है। दोस्तों आइवर जेनिंग्स एक विचारक हैं। इन्होंने भारतीय संघ को ऐसा संघ कहा है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति पाई जाती है और भारतीय संघ व्यवस्था को केसी वियर ने अर्ध संघात्मक कहा है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग के संबंध में सबसे पहले एस के धर आयोग 17 जून 1948 को गठित हुआ था और भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को लेकर पी श्रीरामुलु यानी पोट्टी श्रीरामुलु 15 दिसंबर 1952 को ये आंध्र प्रदेश के थे। इनकी आमरण अनशन करते हुए मृत्यु हो गई थी और भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था जो 1 अक्टूबर 1953 को गठन इसका हुआ था। 22 दिसंबर 1935 को गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे और वर्तमान में भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या देखी जाए तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और ये स्थिति 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अब आइए देखते हैं नागरिकता संबंधी प्रावधान। दोस्तों भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है और भारतीय नागरिकता जो है कुछ तरीकों से अर्जित की जा सकती है। ये 5 तरीके हैं: जन्म द्वारा, रक्त संबंध या वंशानुक्रम द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। तो ये 5 तरीके हैं जिनसे भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों नागरिकता के अर्जन के लिए शर्तों को नियत करने के लिए संसद सक्षम है और संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। आइए देखते हैं मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है और भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति और इनका संरक्षक माना गया है और समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 यानी 5 अनुच्छेदों में वर्णित है। दोस्तों अनुच्छेद 15 जो है ये धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता की बात करता है और अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है और अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है। भारतीय संविधान के वर्णित मूल अधिकारों के अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है।
अनुच्छेद 23 दोस्तों मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम को प्रतिषेध करता है। संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्त स्वातंत्र्य में न्यायालय द्वारा इसको यानी प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है। एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 21। दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है और अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। देखिए दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978, इसके बाद संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, न कि मूल अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क के तहत एक विधिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। और देखिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। देखिए दोस्तों संविधान का 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। और इसी अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद के द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त जो हिंदू शब्द है उसमें बौद्ध, जैन और सिख ये सभी समुदाय आते हैं। अब आइए देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा संघ में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक यानी गार्जियन कहा गया है, क्योंकि संविधान के उपबंधों की व्याख्या के संबंध में अंतिम निर्णय देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। दोस्तों भारत के संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है और उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता और शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। अगला है दोस्तों उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिए गए हैं। संविधान के प्रारंभ होने के समय उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 8 न्यायाधीश थे और संविधान की व्याख्या न्यायपालिका करती है। दोस्तों नियमों का पालन कराना भी कार्यपालिका का कार्य है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित किए जाते हैं। दोस्तों उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं, आपको उनकी संख्या बतानी है मुख्य न्यायाधीश सहित। ये आपके लिए प्रश्न है। देखिए उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अन्य न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 कर दी गई है। के.एस. हेगड़े ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष दोनों पदों को सुशोभित किया है, तो याद रखिएगा ये हैं के.एस. हेगड़े। अगला है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए रिटायरमेंट की एज 65 वर्ष है और सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचे का सिद्धांत या जो हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर है इसका सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में प्रतिपादित किया। दोस्तों संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है और सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक घोषित किया गया है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी मामलों पर परामर्श करने का अधिकार अनुच्छेद 143 यानी 143 के तहत है और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 जो इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है और लास्ट में देश के
किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, लोक हितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो देखिए, लोक हितवाद यानी जनहित याचिका मुकदमे की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। भारत में लोकहितवाद की शुरुआत करने का श्रेय न्यायमूर्ति PN भगवती को जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन रही? तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। देखिए, संविधान निर्माण के पश्चात श्री V रामास्वामी ऐसे पहले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे जिनके विरुद्ध पद से हटाने की प्रक्रिया वर्ष 1992-93 में लाई गई थी। और ध्यातव्य हो कि वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री दीपक मिश्रा के विरुद्ध विपक्षी दलों द्वारा पद से हटाने की प्रक्रिया लाई गई थी, लेकिन देखिए वेंकैया नायडू द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था। अगला है दोस्तों, स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? HJ कानिया, जिनका पूरा नाम हीरा लाल जे कानिया थे, और ये स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। देखिए, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमन्ना हैं। आपके लिए एक प्रश्न है कि NV रमन्ना, जस्टिस NV रमन्ना किस क्रम के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं? अगला दोस्तों, उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट राज्य की सर्वोच्च न्यायिक अदालत होती है, और संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। संसद को अनुच्छेद 231 के तहत यह शक्ति प्राप्त है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना भी कर सकती है। वर्तमान में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट्स हैं, और 1 जनवरी 2019 को तेलंगाना हाई कोर्ट देश का 25वां उच्च न्यायालय बना है। सबसे पहले देश में हाई कोर्ट्स की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखिए, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में सबसे पहले न्यायालयों की यानी उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का अपना अलग उच्च न्यायालय है, और उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 216 में दिए गए हैं। दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल से परामर्श के उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति या न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो ये 62 ईयर्स यानी 62 साल है। और एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको? राष्ट्रपति को संबोधित करता है, न कि राज्यपाल को। दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने चालित न्यायालय यानी मोबाइल जो जुडिशियरी है, जिसको मोबाइल कोर्ट्स कहा जाता है, मोबाइल कोर्ट की परिकल्पना की थी। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। आइए देखते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, राज्य की नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार जो है इसमें पाया जाता है। नीति निदेशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं, ये वाद योग्य नहीं हैं, यानी इनको न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है। भारत में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, और इसमें यह कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और ऐसे नियम और रीति बनाएगा जिनसे इनका सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जाए। अगला है दोस्तों, अनुच्छेद 39 घ में पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का उपबंध किया गया है। और संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 42 महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता का उपबंध करता है, और महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश जो है इसकी अवधि 26 सप्ताह है। एक समान सिविल संहिता यानी एक समान सिविल कोड जो है वो अनुच्छेद 44 से संबंधित है। और राज्य 6 वर्ष से कम आयु के शिशुओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करे, ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 45 में दिया गया है।
अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के गठन से संबंधित है और अनुच्छेद 48 का संबंध पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन से है। इसके अलावा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित निर्देशक तत्व कौन सा है? तो ये अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की गई है। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम संसद ने वर्ष 1990 में पारित किया था। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को किया गया था और वर्तमान में रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। नीति निर्देशक तत्वों के बाद आइए मूल कर्तव्यों पर आते हैं। मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51A या 51 क के अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों पर आधारित था। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद 11 हो गई है, जबकि पहले कुल 10 मूल कर्तव्य थे। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। आइए अब देखते हैं भारतीय संविधान में राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए संघ सरकार का संवैधानिक प्रमुख दोस्तों राष्ट्रपति होता है और भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए नागरिक को 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि शपथ ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की होती है और भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 57 के तहत कोई व्यक्ति पुनः राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले अनुच्छेद 61 के द्वारा हटाया या इसको महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। और दोस्तों भारत में जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाई गई है। महाभियोग प्रक्रिया की जांच के दौरान राष्ट्रपति स्वयं संसद में उपस्थित होकर या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि राष्ट्रपति पद रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर चुनाव किसी भी दशा में हो जाने चाहिए। भारत के राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी यानी नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे और संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा इसकी व्यवस्था की गई है। भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है यानी पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है इसकी रूपरेखा ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है और भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर किया जाता है। देखिए राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण विधायी शक्तियों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो अनुच्छेद 123 के अनुसार संसद के सत्रावसान के समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने की अवधि के लिए लागू रहता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं जैसे दिल्ली और पुडुचेरी सहित यहाँ के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल जो बनता है राष्ट्रपति के निर्वाचन करने के लिए उसमें संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के साथ साथ दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन और उनके दायित्वों का निर्वहन वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति करता है। अगला है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है।
देखिए, राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता था, लेकिन अब जो है ये व्यवस्था आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन की ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। और यहाँ भी आपके लिए एक प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है। वो संविधान संशोधन अधिनियम आपको बताना है, और हमने पहले के वीडियो में या जो संविधान संशोधन से संबंधित हमारे वीडियो हैं उसमें हमने चर्चा भी की है। अगला है दोस्तों, अब तक 2 राष्ट्रपतियों डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है। और भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे, जो लोकसभा अध्यक्ष और एक राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। प्रधानमंत्री और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा दोस्तों, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों, राज्यों के राज्यपाल आदि की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने और लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार भी राष्ट्रपति के पास हैं। दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले गैर राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति थे, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और वो भारत के वैज्ञानिक जो है महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रहे हैं। भारत सरकार विदेशों से कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से करती है। और देखिए, सबसे पहले भारत में राष्ट्रपति शासन पेप्सू यानी पंजाब राज्य में लागू किया गया था। राष्ट्रपति शासन की राज्य में अधिकतम अवधि कितने वर्ष हो सकती है? तो अधिकतम अवधि 3 वर्ष हो सकती है। भारत का राष्ट्रपति को आत्यंतिक, निलंबनकारी और जेबी वीटो यानी पाकट वीटो की संयोजन की शक्ति प्राप्त है, और राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को उच्चतम न्यायालय द्वारा इसका निपटारा किया जाता है। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है, और राष्ट्रपति के विरुद्ध संसद का कोई भी सदन महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है, और राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। धन विधेयक, वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अलावा दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार देता है। राष्ट्रपति ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत करता है यानी बुलाता है, और ये व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 108 में दी गई है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन रही हैं? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थीं, और राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति जो है वो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित कर सकता है, और विदेशों में स्थित भारत के राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकता है। राष्ट्रपति के बाद आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए दोस्तों, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसका उपबंध संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है। भारत का कोई भी नागरिक कई बार उपराष्ट्रपति चुना जा सकता है। इसके लिए संविधान में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, और राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को जब तक अगला निर्वाचित राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक संभालता है। और आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर प्रत्येक दशा में 6 माह के भीतर जो है उसके चुनाव करा लिए जाने चाहिए। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालता है तो वो राष्ट्रपति के समान ही वेतन और सुविधाओं का हकदार होता है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो आपने पढ़ा था कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी विधानसभाओं दिल्ली और पुडुचेरी को मिलाकर विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। लेकिन
उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदन शामिल होते हैं, दोनों सदस्य। और दोस्तों यहाँ पर यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित लेख द्वारा अपने कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी पद त्याग कर सकता है। दोस्तों उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है और सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति के पद पर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन आसीन रहे हैं। दोस्तों वीवी गिरी सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। इनका नाम था वाराह वेंकट गिरी। दोस्तों उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राष्ट्रपति के पश्चात देश का सर्वोच्च अधिकारी उपराष्ट्रपति होता है। सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव निर्विरोध हुआ था और अब तक 3 उपराष्ट्रपतियों का चुनाव निर्विरोध हुआ है। वीवी गिरी ने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया था। दोस्तों उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं और उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की शपथ राष्ट्रपति के समक्ष करता है। देखिए अनुच्छेद 67 यानी अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद पर बना रह सकता है और 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति पद पर रहने वाली विभूतियों में डॉक्टर एस राधाकृष्णन और श्री हामिद अंसारी रहे हैं। अब आइए देखते हैं संघीय मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, फिर भी यथार्थ में यानी वास्तविक कार्यपालिका की समस्त शक्ति मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रहती है। संविधान के अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है और अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। लोकसभा में दोस्तों बहुमत वाले दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है और इससे संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 75(1) में वर्णित है। संविधान का अनुच्छेद 75(1) इसके अनुसार प्रधानमंत्री के अतिरिक्त अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है और मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं और ये सरकार का एक छोटा सा ग्रुप होता है। देखिए प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और प्रधानमंत्री किसी गैर सांसद को मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकते हैं। राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है और मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य या किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी अधिकतम 6 माह तक कोई व्यक्ति मंत्री पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को बर्खास्त भी कर सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और सामूहिक उत्तरदायित्व तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है इसको आपको बताना है। दोस्तों 91वां संविधान संशोधन यानी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी और यदि किसी मंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। देखिए प्रधानमंत्री की मृत्यु पर मंत्रिपरिषद तुरंत विघटित हो जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है आपके लिए कि प्रधानमंत्री की मृत्यु पर जो है वो मंत्रिपरिषद तुरंत ही विघटित हो जाती है और मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। कार्यपालिका और विधायिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है और यदि किसी भी दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करेगा जिसके संबंध में राष्ट्रपति यह समझता हो कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है।
देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं। भारत के चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बनने के बाद एक दिन भी संसद नहीं गए, और गुलजारी लाल नंदा ने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। सबसे कम आयु और सबसे अधिक आयु में भारत के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने वाले व्यक्ति क्रमशः राजीव गांधी और मोरारजी देसाई थे। भारत के पहले विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि प्रधानमंत्री होने के साथ साथ विदेश मंत्रालय भी इन्हीं के पास था। भारत के प्रथम गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और लाल बहादुर शास्त्री ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरीत कार्य करने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, श्रीमती इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति को आधार बनाकर आपातकाल लागू किया था। देखिए, भारत के पहले वाइस प्राइम मिनिस्टर यानी डिप्टी पीएम उप प्रधानमंत्री ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और अब तक 7 लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव चौहान, चौधरी देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी ये लोग भारत के उप प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं। और श्रीमती इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनते वक्त राज्यसभा के सदस्य थे। देखिए, प्रधानमंत्री जब तक उसे लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त होता है तब तक अपने पद पर बना रहता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रमुख होता है, और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। जय जवान जय किसान का नारा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आपके लिए एक प्रश्न और है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था? दोस्तों, महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदात्री ये भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल होता है, और ये भारत का मुख्य विधि परामर्शदाता होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी मतलब भारत का प्रथम विधि अधिकारी। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, और महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में शामिल होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। दोस्तों, राज्य सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल होता है। और देखिए, संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राज्यपाल जो है वो महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है। तो केंद्र में अटॉर्नी जनरल और राज्य में एडवोकेट जनरल जो है वो क्रमशः देश और राज्य का मुख्य विधि परामर्शदाता होता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। और दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। देखिए, महालेखा परीक्षक के कार्य क्या हैं? तो भारत सरकार के लेखों का लेखा जोखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं, और राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपने का कार्य कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और वह अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक सेवारत रह सकता है, इनमें से जो भी पहले हो। दोस्तों, कैग को लोक निधि का रक्षक या अभिभावक भी कहा जाता है। इसको मतलब कैग को सरकारी धन का रक्षक कहा जाता है। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल सरकारी मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट सचिव होता है, और ये मोस्ट सीनियर IAS होता है। अब आइए देखते हैं संसद यानी पार्लियामेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है, और ये निर्धारण 2026 तक ऐसे ही बना रहेगा।
लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। लोकसभा में चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता, तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, लेकिन 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन को अब समाप्त करने से अब ये अधिकतम संख्या 550 हो गई है। दोस्तों, लोकसभा की वर्तमान संख्या 545 है, जिनमें 530 राज्यों के, 13 केंद्र शासित प्रदेशों के और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से हैं। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। दोस्तों, लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होता है और इस प्रकार लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 सत्र अवश्य ही बुलाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश से 80 स्थान और राज्यसभा में 31 स्थान आवंटित हैं। लोकसभा का स्पीकर, इसका चयन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला हैं और लोकसभा का स्पीकर यानी अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। दोस्तों, भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष या प्रथम स्पीकर जीवी मावलंकर थे और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्षा श्रीमती मीरा कुमार थीं। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसको विघटित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल ये 6 वर्ष होता है और इनके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। देखिए, नरगिस दत्त भारत की प्रथम अभिनेत्री थी जिन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। राज्यसभा के वर्तमान सभापति वेंकैया नायडू हैं और वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं। दोस्तों, भारत की संसद में कौन कौन शामिल हैं या भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है? तो देखिए, भारतीय संसद दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संसद का निर्माण या गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से होता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। हालांकि संयुक्त बैठक बुलाने के लिए जो है राष्ट्रपति अधिकृत है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। इसके अलावा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय संविधान के अनुच्छेद 110(3) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न लास्ट है इस वीडियो का कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ था। तो दोस्तों